नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सम्मान 94 पे। दोस्त, आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत का इतिहास का है, जिसे हम घटना चक्र जीएस दृष्टि बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आने वाली आगामी एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एंड अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा सम्मान 94 को ज्वाइन कर लेंगे। आज मॉडर्न हिस्ट्री के 4th पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन और किसान सभा। किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूपी किसान सभा की बात करते हैं। यूपी किसान सभा की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होता है? इसकी स्थापना फरवरी 1918 में। इसकी स्थापना कब होता है? फरवरी 1918 में। संस्थापक सदस्य कौन थे? संस्थापक सदस्य थे आपके इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। यूपी किसान सभा की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होता है? फरवरी 1918 में। कब होता है? फरवरी 1918 में। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरीशंकर मिश्र थे और मदन मोहन मालवीय थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। सहजानंद सरस्वती जी के बारे में। संस्थापक कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। वास्तविक जमींदारी प्रथा का वास्तविक लक्ष्य क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। इनका वास्तविक लक्ष्य क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। कृषि सुधार कार्यक्रम की अगर बात करते हैं, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना उनका उद्देश्य था। इनका अन्य नाम क्या था? सहजानंद सरस्वती जी का अन्य नाम था किसान प्राण। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इनका अन्य नाम क्या था? किसान प्राण के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। किन्हें? सहजानंद सरस्वती जी को। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब होता है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1936 में होता है। कब होता है? वर्ष 1936 में होता है। इसके अध्यक्ष थे, प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन रहे? स्वामी सहजानंद सरस्वती आपके प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे। इसका स्थान कहाँ पे था? आपका स्थान था लखनऊ। स्थान कहाँ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश। नाम परिवर्तन की बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा। महासचिव कौन थे? प्रथम सत्र के महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा। प्रथम सत्र के महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय सत्र के अध्यक्ष की अगर बात करें तो एन.जी. रंगा। द्वितीय सत्र के अध्यक्ष की बात करें तो एन.जी. रंगा। महासचिव की बात करें प्रथम सत्र की तो एन.जी. रंगा। और अध्यक्ष प्रथम सत्र की बात करें तो स्वामी सहजानंद। स्थान कौन था? आपका लखनऊ था। अखिल भारतीय किसान सभा का आपका गठन कब किया गया था? स्थापना कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। इसका परिवर्तित नाम क्या था? अखिल भारतीय किसान सभा था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख उद्देश्य। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, भू राजस्व की दर को कम करना, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और भू राजस्व की दर को कम करना ही अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्य थे। बाबा रामचंद्र के बारे में देखते हैं। तो ये क्या थे? फिजी में मजदूर रहे। अवध के किसान को संगठित किया। कौन? बाबा रामचंद्र। इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से संबंध। इनका मूल नाम क्या था? श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। बाबा रामचंद्र जी का
कहाँ से संबंध है आपका? महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। इनका मूल नाम क्या था? श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। ये फिजी में क्या रहे? मजदूर भी रहे। अवध के किसानों को संगठित करने का काम इन्होंने किया था। इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, वर्ष 1928 में बारदौली किसक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वर्ष 1928 में बारदौली किसक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली आंदोलन में सफलता का कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की बारदौली की महिलाओं ने। बारदौली आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की बारदौली की महिलाओं ने। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था तिभागा किसान आंदोलन। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? तिभागा किसान आंदोलन। बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या था? बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थे? जमींदारों की हिस्सेदारी कर फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन का मांग क्या था? जमींदारों के हिस्सेदारी के फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन का आरंभ किया गया किसके द्वारा? भूदान आंदोलन को आरंभ किसने किया? विनोबा भावे जी ने किया। भूदान आंदोलन का आरंभ किसने किया? विनोबा भावे जी ने किया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं एका आंदोलन के बारे में। एका आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। एका आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? एका आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा। नेतृत्व किसने किया इसका? पिछड़ी जाति के मदारी पासी के द्वारा। मुख्य शिकायत की अगर बात करते हैं, जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। मुख्य शिकायत इनका क्या था? तो जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। गतिविधि के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? गतिविधि के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि। गतिविधि के प्रमुख केंद्र कौन थे? हरदोई थे, बाराबंकी थे, बहराइच और सीतापुर। एका आंदोलन में विरोध का मुख्य कारण जमींदारी द्वारा लगान में वृद्धि। विरोध का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि। उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा। उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा थी। 50% से अधिक लगान वसूली की जाती थी। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में है। ये जो है मद्रास मजदूर संघ की बात करते हैं। संस्थापक कौन थे? बीपी वाडिया। मद्रास मजदूर संघ के संस्थापक कौन थे? आपका बीपी वाडिया थे। स्थापना कब किया था? इन्होंने 1918 में किया था। कब किया था? 1918 में किया था। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का गठन। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का गठन मद्रास मजदूर संघ था हमारा। फिर आगे हम देखते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के बारे में, इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी भी स्थापना 1918 में किया गया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? 1918 में किया गया। संस्थापक सदस्य कौन थे आपके? संस्थापक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। अगला हम देख लेते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का कारण क्या था? वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे? वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी एवं अन्य सहयोगी। एन.एम. जोशी एवं अन्य सहयोगी किसके संस्थापक थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। स्थापना तिथि क्या है आपका? स्थापना तिथि है 31 अक्टूबर 1920। स्थापना कब किया गया? 31 अक्टूबर 1920 को। स्थान क्या था? बम्बई। स्थान क्या था? बम्बई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। किसके? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें जो है प्रथम विभाजन कब किया गया? प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में। प्रथम विभाजन 1929 में। नागपुर अधिवेशन
नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे आपका? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम विभाजन कब होता है? वर्ष 1929 में। नागपुर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 26 से 39 तक, 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. रॉय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने किया था? रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला पॉइंट है हमारा रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के बारे में हम देखते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठित किया। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाता है। इस समिति के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाता है। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो यह एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो यह एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में आरंभ किया गया सत्याग्रह था। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में आरंभ किया गया सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। होम रूलिंग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। होम रूलिंग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट के क्या परिणाम हुए? रॉलेट एक्ट के परिणाम अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े जन आंदोलन की चिंगारी दी। महात्मा गांधी इस एक्ट के विरोध में थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर इस एक्ट के विरोध आंदोलन का आह्वान किया। सत्याग्रह कब से कब चला? 6 अप्रैल 1919 से इन्होंने आरंभ कर दिया। महात्मा गांधी इस एक्ट के विरोधी थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान किया। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 से शुरू कर दिया। पंजाब में हिंसा भड़क उठी। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। देख लेते हैं अब हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जालियांवाला बाग हत्याकांड तिथि कब है? ये तिथि है, जालियांवाला हत्याकांड की तिथि है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। स्थान है अमृतसर का जालियांवाला बाग। स्थान क्या है? अमृतसर के जालियांवाला बाग। सार्वजनिक सभा का आयोजन हो रहा था, सार्वजनिक सभा का आयोजन चल रहा था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए
सार्वजनिक सभा का आयोजन चल रहा था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल रेगिनलैंड एडवर्ड हैली डायर, अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल रेगिनलैंड एडवर्ड हैरी डायर भीड़ पर गोलियों चलाने का आदेश दिया। इसमें जो आपका हंटर कमीशन का गठन किया गया। हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन था। हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन था। वर्ष 1920 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसमें निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं। डायर के कार्य की अगर बात करते हैं, केवल निर्णय लेने की भूल। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। हंटर कमीशन की जो गठन किया गया था, उसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 3 भारतीय सदस्य इसमें कौन कौन से शामिल थे? तो हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, जिनका नाम था CH शीतलवार, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य भी थे, जिनका नाम था CH शीतलवार, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कर्नल रेगिनलैंड एडवर्ड हैरी डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस्तीफा देता है। कर्नल रेगिनलैंड एडवर्ड हैरी डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस्तीफा देता है। दी गई विभिन्न उपाधि के बारे में हम बात करें तो इसकी उपाधि क्या क्या दिया जाता है डायर को? तो उपाधि जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक के नाम से इसे जाना जाता है। ब्रिटिश अखबार द्वारा इसे क्या कहा गया? ब्रिटिश सरकार का रक्षक कहा गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा इसे क्या संबोधित किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। मन की तलवार, मॉर्निंग पोस्ट अखबार द्वारा इसे मान की तलवार कहा गया। मॉर्निंग पोस्ट अखबार के द्वारा इसे मान की तलवार कहा गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919 में हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919 में हुआ था। हाजी उल मुल्क की पदवी का त्याग किया था हकीम अजमल खान ने। हाजी उल मुल्क की पदवी का त्याग किया था किसने? हकीम अजमल खान ने। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को जोड़ने के विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी को राजनीतिक में धर्म न लाने की सलाह दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी को राजनीतिक में धर्म न लाने की सलाह किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। श्री शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। श्री शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या की पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या किया किसने? पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं।
अगला पॉइंट हमारा खिलाफत आंदोलन के बारे में है। खिलाफत आंदोलन के बारे में है खिलाफत कमेटी में कौन कौन थे आपके प्रमुख सदस्य? खिलाफत कमेटी में आपके प्रमुख सदस्य थे हकीम अजमल खां। कौन? हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हसरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत कमेटी हकीम अजमल खां इसके सदस्य थे। प्रमुख सदस्य डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हसरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद इसके प्रमुख सदस्य थे। आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो आरंभ करने का श्रेय है दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। आरंभ करने का श्रेय शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। आरंभ करने का कारण क्या थे? आरंभ करने का खिलाफत आंदोलन को आरंभ करने का कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन। तुर्की के सुल्तान इस्लामी सम्राट के खलीफा माने जाते थे, अतः खलीफा के अपमान के प्रति विश्व भर में मुसलमानों में रोष था। खिलाफत आंदोलन आरंभ करने के कारण क्या थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन। तुर्की के सुल्तान इस्लामी समाज के खलीफा माने जाते थे, अतः खलीफा के अपमान के प्रति विश्व भर में मुसलमानों में रोष था। गतिविधि की अगर हम बात करते हैं, भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने की हेतु आंदोलन। भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन आरंभ होता है। 23 से 24 नवंबर 1919 को आरंभ कब होता है आंदोलन? 23 से 24 नवंबर 1919 को। स्थान क्या था आपका? दिल्ली था। स्थान क्या था? तो स्थान था आपका दिल्ली। 24 नवंबर को खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी को बनाया जाता है। 24 नवंबर को खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? महात्मा गांधी को बनाया जाता है। गतिविधि के बारे में एक बार देख लेते हैं। भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन आरंभ कब किया जाता है? 23 से 24 नवंबर 1919 को। स्थान क्या था? दिल्ली में। 24 नवंबर को खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष किन्हें चुना जाता है? तो महात्मा गांधी को चुना जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के बारे में है, इसका आरंभ कब किया गया? असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन आरंभ कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस अधिवेशन की हम बात करते हैं तो विशेष और वार्षिक की बात कर लेते हैं। विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कहाँ पे? कोलकाता में, सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए विशेष जो है आपका बैठक बुलाया गया था कहाँ पे? कोलकाता में। कब? सितंबर 1920 में। असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावक कौन थे? आपके महात्मा गांधी थे। प्रस्तावक कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसके विरोध में कौन कौन से लोग हो गए? विरोध में थे CR दास, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट। इसका आपका असहयोग आंदोलन के विरोधी कौन कौन थे? तो CR दास, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट। वहीं वार्षिक अधिवेशन की हम बात करें तो स्थान कहाँ पे बुलाया गया? नागपुर में। वार्षिक अधिवेशन 1920 में नागपुर में बुलाया गया था। दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव CR दास प्रस्तावक प्रस्तुत। CR दास ने प्रस्तावक के रूप में प्रस्तुत किया। किसने? CR दास ने। और यहाँ पे आपका आंदोलन को सहमति मिल जाती है। सफलता की अगर हम बात करें तो जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति को भय हट गया। जनता, इसकी अगर सफलता की बात करें, असहयोग आंदोलन की सफलता की अगर हम बात करें तो जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देश की जनता संगठित हुई थी। इतने बड़े पैमाने पर देश में पहली बार देश की जनता संगठित हुई थी। जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। जनता में आज़ादी की उत्कंठा जागी। तो इतनी बात इसकी सफलता थी। चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में देख लेते हैं। चौरा चौरी घटना के बारे में देख लेते हैं। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर क्रुद्धभीर ने थाने में आग लगा दी। 23 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना जो है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर क्रुद्धभीर ने थाने में आग लगा दी और 23 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। और यहीं भी जो है आपका ऐसे बहुत सारे बुक में आपका 5 फरवरी 1922 दिया हुआ है, तो आप देख लेंगे
5 फरवरी 1922 ही होना चाहिए था यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 23 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। कई बुक में आपका 21 सिपाही प्लस 1 थानादार यानी 22 लोग को माना गया है, बट यहाँ पे 23 सिपाही की मृत्यु के बारे में दिया हुआ है। ये जो घटना है फिर 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। 12 फरवरी 1922 को जो है आपका आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। चौरा चौरी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिला में चौरा चौरी नामक स्थान पे। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आ जाती हैं। इसमें उपाधियों की त्याग की अगर बात करें तो इसमें उपाधि की अगर त्याग की बात करें तो कैसर ही हिंद महात्मा गांधी को नवाजा गया था, उन्होंने उपाधि को त्याग कर दिया। कैसर हिंद उपाधि का त्याग किसने किया, महात्मा गांधी ने किया असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले। राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया, तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, वर्ष 1916 में जो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। वर्ष 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। वहीं बात कर लेते हैं वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना होता है, कहाँ पे, अलीगढ़ में, बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। वर्ष 1920 की ही घटना है, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कहाँ होता है, अहमदाबाद में। वर्ष 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कहाँ होता है, अहमदाबाद में होता है। वर्ष 1921 की हम बात करते हैं, काशी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पे होता है, बनारसी में। काशी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ होता है, बनारस में होता है। कब होता है, 1921 में। कब होता है, 1921 में होता है। डॉक्टर मुंजे द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का पर महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था। डॉक्टर मुंजे के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी होगा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा, असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन का प्रभाव, राष्ट्रीयवादी भावना देश के लिए कोने कोने में पहुंच गई। राष्ट्रवादी भावना देश के कोने कोने में पहुंच गई। राष्ट्रीय स्वदेशी संस्थानों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वदेशी संस्थानों की स्थापना हुई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आरंभ हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी आरंभ होना शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी होना आरंभ हुआ। हम बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी की बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी की बात करते हैं, जन भागीदारी की बात करते हैं। तो मध्य वर्ग की अगर हम बात करें तो आंदोलन को निचले तबके तक ले गए। असहयोग आंदोलन में जन आंदोलन की भागीदारी की बात करें तो मध्य वर्ग जो हैं आंदोलन को निचले तबके तक ले गए। बहिष्कार को गंभीरता से नहीं लिया। बहिष्कार को गंभीरता से नहीं लिया। में महिला वर्ग की बात करें तो पर्दा का त्याग किया। महिला वर्ग की बात करें तो पर्दा का त्याग किया। विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाले दुकान के सामने धरना प्रदर्शन। विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाले दुकान के सामने धरना प्रदर्शन। व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो आर्थिक बहिष्कार का समर्थन। आर्थिक बहिष्कार का समर्थन। किसान वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो व्यापक भागीदारी दिखी। व्यापक भागीदारी दिखी। जमींदारी और व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह। जमींदारी और व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह। छात्र वर्ग की अगर हम बात करें, छात्र वर्ग की अगर बात करें तो सक्रिय भागीदारी। सरकारी कॉलेज स्कूल आदि का बहिष्कार। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व और उनकी भूमिका। असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व और उनकी भूमिका के बारे में महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। आंदोलन के पीछे मुख्य भूमिका था। आंदोलन के पीछे मुख्य भूमिका था वर्ष 1920 में एक मुख्य पत्र की घोषणा पत्र। वर्ष 1920 में एक मुख्य पत्र की घोषणा। चित्तरंजन दास की बात अगर करते हैं, वर्ष 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव रखा। वर्ष 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का इन्होंने प्रस्ताव रखा। पहले ये विरोध कर रहे थे लेकिन बाद में इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था। उनके 3 सहयोगियों में हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में भूमिका निभाई। उनके 3 सहयोगियों ने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने में भूमिका निभाई। मिदनापुर में वीरेंद्र नाथ साम्याल,
मिदनापुर में वीरेंद्रनाथ शाम्याल, चटगांव में जे.एम. सेनगुप्ता, चटगांव में जे.एम. सेनगुप्ता और कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। किसान सभाओं के गठन को प्रोत्साहित किया, किसान सभाओं के गठन का प्रोत्साहन दिया इन्होंने। आंदोलन वापस लेने के गांधी के फैसले के खिलाफ थे, आंदोलन वापस लेने के गांधी के फैसले के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा, तो सिविल सेवा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, सिविल सेवा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए। मोहम्मद अली की हम बात करें तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि मुसलमानों को ब्रिटिश सेना में रहना धार्मिक रूप से गैरकानूनी था। मोहम्मद अली की अगर हम बात करते हैं तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन में सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि मुसलमानों का ब्रिटिश सेना में रहना धार्मिक रूप से गैरकानूनी था। मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर हम बात करें तो अदालतों का बहिष्कार, मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर बात करें तो अदालतों का बहिष्कार। लाला लाजपत राय के बारे में बात करें तो आरंभ में आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, लाला लाजपत राय आरंभ में असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, बाद में इनकी वापसी के खिलाफ थे, बाद में इनकी वापसी के खिलाफ थे। सरदार पटेल की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में आंदोलन का प्रसार इन्होंने किया था। सरदार पटेल की अगर बात करते हैं तो गुजरात में आंदोलन का इन्होंने प्रसार किया था। 1923 में चुनावों में भाग लेने हेतु कांग्रेस में मतभेद, 1923 में चुनावों में भाग लेने हेतु कांग्रेस में मतभेद की बात करते हैं तो अपरिवर्तनवादी की हम बात करते हैं मत विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी थे। अपरिवर्तनवादी की बात करते हैं मत इनका था विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी थे। संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, M.A. अंसारी आदि ये इसके विरोधी थे। मत में इनका अपरिवर्तनवादी का मानना था मत विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी थे। संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से C. राजगोपालाचारी और M.A. अंसारी। वही हम बात करते हैं परिवर्तनवादी की तो इनका मत था विधान परिषद का प्रयोग राजनीतिक संघर्ष हेतु हो, इनका मत था विधान परिषद का प्रयोग राजनीतिक संघर्ष हेतु हो। संबंधित व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि। संबंधित व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि। स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है 1923 में ही आपका स्वराज पार्टी का गठन होता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं स्वराज पार्टी के बारे में है। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, 1923 में किया गया। स्थापना होता है जनवरी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होता है, जनवरी 1923 में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम का उच्छेदन करना। चुनावों के माध्यम से काउंसिलिंग के प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के उच्छेदन करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। संस्थापक कौन कौन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ प्रश्न है। इसके संस्थापक कौन कौन थे तो C.R. दास इसके अध्यक्ष थे, C.R. दास इसके अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। C.R. दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अन्य नेता की हम बात करते हैं तो श्रीनिवास अयंगर, N.C. केलकर। अन्य प्रमुख नेता की हम बात करें तो श्रीनिवास अयंगर और N.C. केलकर इसके प्रमुख नेता थे। महत्वपूर्ण उपलब्धियां की अगर बात करते हैं वर्ष 1925 विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए, विट्ठल भाई पटेल। कब चुने गए, 1925 में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। तो अगला पॉइंट हमारा प्रथम अधिवेशन कब होता है, मार्च 1923 में होता है। प्रथम अधिवेशन कब होता है, मार्च 1923 में होता है। कहाँ पे होता है तो इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है, आपका इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज में 1923 में होता है। वर्ष 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की निर्वाचन योग 105 में से 42 सीटें जीती। वर्ष 1923 में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की निर्वाचन योग्य 105 सीटें में से 42 सीट जीतने में कामयाब रही। कौन, स्वराज पार्टी। कितनी सीटें थी, 105 में से 42 सीटें। वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित नहीं होने दिया। वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित नहीं होने दिया। मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार की कमियों को उजागर किया। मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार की कमियों को उजागर किया।
अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, चित्तरंजन दास जी के बारे में है। चित्तरंजन दास जी के बारे में है, इनकी उपाधि क्या था? देशबंधु था। इनका उपाधि क्या था? देशबंधु था। इनका उपाधि क्या था? देशबंधु था। कहाँ से थे? इंग्लैंड से। इन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई। वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। इनकी उपाधि क्या था चित्तरंजन दास का? तो देशबंधु के नाम से जाने जाते थे। इंग्लैंड से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। वकालत के रूप में सबसे बड़ी सफलता इनका क्या था? अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष को बचाव किया इन्होंने। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं मोतीलाल नेहरू जी के बारे में। मोतीलाल नेहरू जी का जो है आपका 1919 एवं 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। 1919 एवं 1928 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका मोतीलाल नेहरू जी थे। 1919 और 1928 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे। 1920 के दशक के दौरान भारत में क्रांतिकारी की हम बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने लोगों को मोह भंग कर दिया। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने लोगों को मोह भंग कर दिया। लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया। युवा राष्ट्रवादी स्वराज्यवादियों में के संसदीय कार्यक्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं थे। युवा राष्ट्रवादी स्वराज्यवादियों के संसदीय कार्य के प्रति आकर्षित नहीं थे। वे इसके प्रति आकर्षित थे कि क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को आज़ादी दिला सकें। सचिंद्रनाथ सन्याल के बंदी जीवन और सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय के पाथरे डाबी जैसे उपन्यासों और किताबों ने भी क्रांति को बढ़ावा दिया। सचिंद्रनाथ सन्याल के बुक का नाम क्या है? बंदी जीवन। सचिंद्रनाथ सन्याल के बुक का नाम क्या है? बंदी जीवन। और आपका सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय के पाथेर डाबी, इनका जो उपन्यास का नाम क्या है? पाथेर डाबी है। किसका? सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय के आपका उपन्यास का नाम क्या है? पाथेर डाबी है। जैसे उपन्यासों और किताबों ने भी क्रांति को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जॉन सैंडर्स की हत्या। जॉन सैंडर्स की हत्या कब हुआ? लाहौर में दिसंबर 1928। जॉन सैंडर्स की हत्या लाहौर 1928 दिसंबर 1928। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के फलस्वरूप उनका निधन हो गया था। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के फलस्वरूप उनका निधन हो गया था। क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्र का अपमान माना। जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या भगत सिंह ने के नेतृत्व में। जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसके नेतृत्व में हुआ? भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ। ये घटना कब की है? आपका 1928 की है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड 8 अप्रैल 1929। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध जताने हेतु पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध जताने हेतु उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों में भय उत्पन्न करना। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों में भय उत्पन्न करना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 के बाद की जो गतिविधियां हैं उसको एक बार देख लेते हैं। बम कांड के आरोपी स्वेच्छा से गिरफ्तार हुए। उन्होंने प्रचार व मांगों हेतु ट्रायल कोर्ट का उपयोग किया। बम कांड के आरोपियों पर लाहौर संयंत्र का मुकदमा चलाया गया। बम कांड के आरोपियों पर लाहौर संयंत्र का मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फरवरी 1931 में इलाहाबाद प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 के बाद की गतिविधियां के बारे में एक नज़र देखते हैं। बम कांड के आरोपी स्वेच्छा से गिरफ्तार हुए। उन्होंने प्रचार व मांगों हेतु ट्रायल कोर्ट का उपयोग किया।
बम कांड के आरोपियों पर लाहौर संयंत्र मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फरवरी 1931 में इलाहाबाद प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चटगांव शस्त्रागार कांड। चटगांव शस्त्रागार कांड के बारे में। चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? सुरसेन ने बनाई थी। चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? सुरसेन ने बनाई थी। उद्देश्य क्या था इसका? पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारना। उद्देश्य क्या था? पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारना। ये घटना कब की है? अप्रैल 1930 में घटित होता है। ये घटना कब की है? अप्रैल 1930 की है। ये घटना कब की है? अप्रैल 1930 की है। छापा जो है सफल रहा। सुरसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। छापा सफल रहा। सुरसेन ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। फरवरी 1933 में सुरसेन गिरफ्तार और 1934 में इनको फांसी दे दिया गया। फरवरी 1933 में सुरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में इनको फांसी दे दिया गया। तो इतनी पॉइंट यहाँ से आ जाती हैं। अगला हम देख लेते हैं। लाला लाजपत राय। एक तथ्य एक नज़र में हम देखते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में हम जानकारी एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो जन्म है 28 जनवरी 1865 को। इनका जन्म कब होता है? 28 जनवरी 1865 को। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से मशहूर हैं। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। वर्ष 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना। वर्ष 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं। लाहौर में आर्य राजपत्र के संस्थापक संपादक थे। लाहौर में आर्य राजपत्र के संस्थापक संपादक थे। हिसार बाजार काउंसिल के संस्थापक सदस्यों में से एक। हिसार बाजार काउंसिल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विदेश अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक मार्च का नेतृत्व। साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक मार्च का नेतृत्व प्रदर्शनकारी साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। 17 नवंबर 1928 को अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज में घायल होने से इनका निधन हो गया। 17 नवंबर 1928 को अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज में घायल होने से इनका निधन हो गया। प्रकाशन द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908। द आर्य समाज, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ए हिंदूज इम्प्रेशंस एंड ए स्टडी, यंग इंडिया, इंग्लैंड, डेव टू इंडिया। ये इनका क्या है? इनका प्रकाशन रहा है। इनका प्रकाशन का नाम क्या क्या रहा है देख लेते हैं एक बार। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908, द आर्य समाज 1915, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द हिंदूज इम्प्रेशंस एंड द स्टडी 1916, यंग इंडिया 1916, इंग्लैंड, डेव टू इंडिया 1917।